पीर की हैसियत से हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन चूंकि आप लीडर भी हैं। तनकीद क्यों हो रहा है? तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे लीडर भी हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट है। बात क्यों नहीं करते वो पार्लियामेंट में? अरे इंजीनियर रशीद जो जेल में पड़ा हुआ बेचारा, वो इंजीनियर रशीद उठता है, इस बिरादरी से भी नहीं है, वो वकालत करता है मक्खन दीन की, और इनको साफ सूंघ गया। ये बात नहीं करते, क्यों बात नहीं करते? आपको अगर नजर नहीं आ रहा है, खुदा कम अज कम आपको ये चीजें तो नजर आए कि आप सिस्टम की हेल्प कर दो। हमारे पीर हैं, वो हमारे मुर्शिद हैं, वो हमारे बड़े हैं, लेकिन वो कौम की बात क्यों नहीं करते? मेरी लड़ाई ये है। और ये अगर ये कहना कुफर है। नोट तो आया प्रेस नोट से क्या होता है? मियां साहब प्रेस नोट देने के लिए जीते हैं क्या? मियां साहब ने प्रेस नोट देने के लिए लोगों ने वोट दिए थे क्या? लोगों ने उस वक्त ये सोचा था कि एक तो हमारे पीर हैं, इनको हमसे ज्यादा मोहब्बत है। अगर आपने दुआ भी मांगी है तो चुपके चुपके दुआ मांगी है, आप ऊंची आवाज में दुआ भी नहीं मांगते। वजह कि आपको लगता है कि आपका सिस्टम आपसे खफा हो जाएगा। आज हम लड़ रहे हैं, हम फाइट किए, वहां पे आर्मी के खिलाफ हमने बात की, वहां पहुंचा, मैंने काम किया वहां पे। बात मुझे बताइए, वो मुझे बताइए। आज अगर मक्खन दीन भाई को मार दिया गया वहां पे मैं पहुंचा, मेरे पास 50 के करीब ऐसे लोग हैं, उनकी लिस्टें मेरे पास मौजूद है, उनके बयानात मेरे पास दर्ज हैं, जिनको जेलों में फेक केसेस के अंदर डाला हुआ है। मैं फायदा उठा रहा हूं। एक मासूम बेचारी औरत जिसके पाँव में मर्दों वाले जूते हैं, वो दिन भर अपनी भेड़ बकरियों के साथ होती है, उसका बेटा जेल में मिलिटर सियासी फायदे के लिए तालिब ये। मैं क्या हूं? मैं MP बन गया क्या? सियासी फायदा? मैं MLA बन गया, मैंने कोई कोठी खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद ली? मेहर अली साहब की तरह मेहर अली साहब ने, पता है आपको क्या है, सोनामर्ग के अंदर जो जिला टंडल बन रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा ठेका मियां मेहर साहब का है। कहां से पैसा आया? इसी बिरादरी का है ना। मैंने क्या किया? आसिफा को बेचा, मैंने क्या किया? मक्खन भाई को बेचा, हमने क्या किया? टोपी पीर के लोगों को बेचा। जिस तरह से कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने जो है कहीं ना कहीं सरकार पे निशाना बना, और साथ साथ ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सही है तो मीटिंगों का सिलसिला, रिव्यू मीटिंग्स क्यों बुलाई जा रही है? तो क्या कहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में हालात सही है? बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। जहाँ तक मैडम के रिएक्शन का सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि जब हम डेड बॉडी बिलावर में लेने जा रहे थे, जहाँ चप्पे चप्पे पर नाका लगा हुआ था, उस वक्त सबसे पहले ये महबूबा मुफ्ती साहिबा आई थी कि एक दिन पहले उम्रा से वापस आई थी, और उन्होंने आते ही ट्वीट किया, और उसके बाद उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मक्खन भाई की और वसीम भाई की जो शोपुर के अंदर कत्ल जिनका हुआ, इन दोनों अमवात पे अपनी बात रखी। और उसके बाद फिर आपको सारी कहानी पता है, कहाँ उन्हें रोका गया, कहाँ जम्मू के अंदर आना था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं करने दी गई। तो मैं इसी चीज़ के साथ जुड़े हुए आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी बात करना है कि देखें, हमने जैसे ही पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो मैंने खड़े होके ये कहा कि ये लोग बात नहीं करेंगे हमारी। कौन लोग? जो गुजर कम्युनिटी के लीडर बने बैठे हैं, ये लोग बात कभी नहीं करेंगे हमारी। और उसके बाद आज भी मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी बात नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं। आपने देखा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ 40 सेकंड मिले हैं इंजीनियर रशीद साहब को, जो कि नॉर्थ से जीते हैं, और उन्होंने वसीम भाई की भी बात की और मक्खन दीन की भी बात की। और यहाँ से मियाँ अल्ताफ साहब जो हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीते, इतनी बड़ी तादाद में, और फिर उनकी जमात को भी 50 सीटें दे दी। इतनी बड़ी तादाद में ट्राइबल कम्युनिटी ने, सब ने मिलकर उनको वोट दिया, और ट्राइबल कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा उसमें था। उनके कहने पे कि जनाब इनको वोट दीजिए, हम आपके काम करेंगे। तो क्या काम करने थे? आज कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मेरे छोटे एक्टिविज्म के तजर्बे और छोटी मोटी तहकीक की बुनियाद पे मैंने 2-3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो आपके नज़र नज़र करना चाहता हूँ। बाकी साथियों पे डिपेंड है, आपके सामीन पे, वो क्या इस पर राय बनाते हैं। मैंने हमेशा जब भी कहा है कि जब हम ये कहते हैं कि ये बात नहीं करेंगे या बात नहीं कर रहे हैं, तो इस बात ना करने के पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि इस मुल्क के अंदर देखें जनाब, जमहूरियत है, और जमहूरियत के अंदर लाएमल क्या है? जमहूरियत के अंदर हमें यह हक हासिल है कि हम अपने वोट के ज़रिए से एक अपना चीफ स्पोक्स पर्सन इलेक्ट करते हैं, उसको एक ऐवान के अंदर भेजते हैं। वो इसलिए इलेक्ट किया जाता है कि वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे बात करेगा। क्या बात करेगा? हमारे मसले मसाइल जितने भी हैं उनकी तर्जमानी होगी ऐवानों के अंदर, और दूसरे नंबर पे उन सब चीज़ों पे भी एक्टिव रहेगा, होशियार रहेगा, जिन आफात के बारे में हमें पता ही नहीं। जैसे वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए या कोई और, ये तो चले सामने वाली आफात हैं। बहुत सारी चीज़ें NRC और बहुत सारी CAA वाली बात अगर करें, तो हमारे उस स्पोक्स पर्सन का ये फ़र्ज बनता है कि जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा, वो सारी उन बीमारियों पर नज़र रखे और वहाँ पर लड़े जिस ऐवान के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको ये ताकत दी, और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के तहत उनको चुन के वहाँ पे भेजा गया। अब मेरी आपसे सबमिशन ये है कि ये तो है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपका चुना हुआ नुमाइंदा आपकी बात करता है, तो उससे क्या होता है कि कम्युनिटी खुश रहती है, लोग खुश रहते हैं कि हमारी बात हो रही है। तो उससे एक कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट। जब आपके लोगों की बात नहीं होनी शुरू होती ना,
तो उससे क्या होता है कि लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कन्फ्यूजन क्रिएशन, जैसे ही आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, उसी बुनियाद पे लोग जो है क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, मिलिटेंसी की तरफ चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि देखें, लोगों को इलेक्ट करने की पावर तो हमें दी जमहूरियत ने, लेकिन साथ ही साथ हमें मतलब लोगों को, हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम क्राइम की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमने अपना नुमाइंदा भेजा हुआ है, वो बात करेगा। हम मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, हम किसी भी गलत काम में ना जाएं। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो तब ठीक रहता है माहौल। तो यानी कि आप सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बड़े लीडर हमेशा ये कहते हैं कि यार हम सिस्टम के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो आपकी अपने लोगों की बात करना, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया, और दूसरे नंबर पे इन लोगों ने आपको इस ताकत में लाया कि आप उनकी बात करें, उनकी बात करना सिस्टम के खिलाफ कैसे हो गया? आप तो सिस्टम से भी धोखा कर रहे हैं। यानी कि अगर आप सिस्टम से बात करेंगे तो लोग, आया था मियां साहब का, मेरी अर्ज सुन ले, एक मेरी अर्ज सुन ले कि सिस्टम से बात करने का क्या मतलब है, सिस्टम की हेल्प करने का क्या मतलब है कि आप जब लोगों की बात करते हैं, लोग एलिनेशन और सेपरेशन की तरफ नहीं जाते और सिस्टम की हेल्प हो रही है। नंबर एक। नंबर दो, इसमें गुजारिश ये है, दो तरीके हैं कि अगर तो आपने पार्लियामेंट के अंदर बात की होती तो वो मंजरे आम पे आ जाती आप लोगों के जरिए से। अगर आपने पर्दे पीछे कुछ किया है तो वो भी सामने आए। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात की है, एलजी साहब से बात की है, होम मिनिस्टर साहब से बात की है, तो उसका कोई रिजल्ट मिलना चाहिए ना। जिस बंदे ने, जिस एसएचओ ने, कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इन मामलों पे लेके अमित शाह से बातचीत मेरी हुई है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं उमर साहब की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, जिसको इस कौम ने बार बार चुना ताकि वो लोगों की नुमाइंदगी करें। मेरी अर्ज सुन लेना सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने पर्दे के पीछे कोई बात की, अगर उमर साहब ने ही बात की है होम मिनिस्टर साहब से, तो रिजल्ट क्या मिला? क्या उन लोगों को छोड़ दिया गया जो 40-50 के करीब मिलिटेंसी केसेस भुगत रहे हैं बिलावर के, कठुआ के? क्या उनको छोड़ दिया गया? नहीं छोड़ा। क्या उस एसएचओ को हटाया गया? एक्स चीफ मिनिस्टर की बेटी जम्मू की सड़कों पे गली गली छानती रही कि इस एसएचओ पे कार्रवाई करो। आपने क्या कार्रवाई की? एसएचओ को ऑनर किया। आप आज वो एसएचओ जो है आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहा है, यानी कि आपने मक्खन दीन को मारने का और 40-50 लोगों को फेक मिलिटेंसी केसेस के अंदर डालने का उसको इनाम दे दिया। तो क्या बात की आपने पर्दे के पीछे? ये एक बात है कि अगर तो आपने पर्दे के सामने बात की तो वो पार्लियामेंट में दिखती। दूसरे नंबर, आपने पर्दे के पीछे बात की होती तो उसका रिजल्ट मिल जाता। दोनों चीज झूठ, कुछ नहीं सामने आया। तो बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई आगा सईद। आप मुझे ये बताइए तौसीफ भाई, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ। तो जो मेंबर पार्लियामेंट चुने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चुने हैं क्या? वो तो पार्लियामेंट में बात करने के लिए चुने गए हैं ना। लोगों को क्या, पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हो रहा था इन्होंने बोला था आपका कोई मसला होगा तो हम मीडिया में बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे? क्या कभी नहीं इन्होंने ये कहा कि हम पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाएंगे? मुझे बताइए, चंद्रशेखर आजाद जो है यूपी से एक जगह से जीतते हैं, एक एमपी, उनको तो कठुआ के शेड्यूल कास्ट ने वोट नहीं दिया था। कठुआ में एक बच्ची का गैंगरेप होता है, वो बंदा पार्लियामेंट में बोलता है जाके। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पोक्स पर्सन की, एक नुमाइंदे की, जिसको आपने चुना है। वो कठुआ से तो नहीं चुनेगा ना। इंजीनियर रशीद ने तो हम इंजीनियर रशीद साहब को तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना कि इंजीनियर रशीद साहब को 40 सेकंड मिले, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। इन लोगों को 40 साल 70 साल हो गए, इन्होंने क्यों नहीं हक अदा किया? मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या रीजन है। एक रीजन तो ये है कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं समझते। ये जो कहते हैं ना कि हमें जनाब सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते, ये असल में सिस्टम के भी खराबी कर रहे हैं, सिस्टम के साथ भी धोखा कर रहे हैं। मेरी दूसरी आपसे सबमिशन ये है, इसमें पॉइंट नंबर 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है, ये आपको जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी मैंने बताया, ये इसका लेखा जोखा ये है कि जनाब इसकी इनको बिल्कुल समझ नहीं, इस वजह से ये नहीं करते। और नंबर 2 पे इनको क्या समझ है, नंबर 2 पे ये क्या है, इनको ये लगता है कि हम इस कम्युनिटी के बड़े बडेरे हैं, है ना सर, जिसको सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कहते हैं कि देखिए जनाब पिछले 60-70 साल से हम ही पावर में है, कोई दुनिया की ताकत हमें पावर से हिला तो सकती नहीं। इन लोगों के पास हमारे अलावा मजहबी तौर पे भी हम इनके पेशवा, सियासी तौर पे भी हम इनके पेशवा, तो हमारे बगैर इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये क्या कर लेंगे हमारा? अब मुझे बताइए, मक्खन भाई की बीवी मियां अल्ताफ साहब का क्या बिगाड़ सकती है? कुछ बिगाड़ सकती है क्या? जब बिगाड़ ही कुछ नहीं सकती तो फिर इनको लगता है हम क्यों बात करें यार, हमें क्या लेना देना। और तीसरे नंबर पे ये लोग क्या चाहते हैं, मसलिहत पसंद है। ये उर्दू का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मसलिहत पसंद, यानी कि दे वांट टू स्टे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। ये चाहते हैं कि हम किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ना पड़े। भाई अगर आपको कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, वो इंजीनियर रशीद क्या है फिर? इंजीनियर रशीद साहब ने जेल से इलेक्शन लड़ा, जीता, जेल में है, आज बैठा हुआ, 40 सेकंड मिले, उनकी जमात क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उस पर डिबेट हो सकती है, किसी का इत्तेफाक किसी की बेइत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन बंदे ने 40 सेकंड में हक अदा किया।
आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने तो किसी ने बात ही नहीं की इनकी। मेरी आपसे बिल्कुल वजह क्या है, खामोशी क्यों है गुजर लीडर्स की? क्योंकि खामोशी, हम देख रहे हैं कि जब आप लोग सड़कों पे थे तब भी आप लोग जो है इनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं नाराज ही थे, और तब भी हमने देखा कि ये सामने खुल के अपनी बात नहीं रखी। सर इसमें अर्ज ये है कि सबसे पहली बात ये है, बड़ी रीजन ये मैंने पहले भी बताया, तफसील से बताया, अब मैं उसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इनको डेमोक्रेसी की जो सोल है वो इनको समझ नहीं आती, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को ये नहीं समझते। नंबर 2, ये अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते, मसलियत पसंद है। तीसरे नंबर पे इनको लगता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इनको लगता है कि हमें दुनिया की कोई ताकत इनके सर से नहीं हटा सकती। ट्राइबल कम्युनिटी के पास सॉरी हमारे बगैर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सियासत के हम दादा, मजहबी हम खुदा, नाइबे खुदा, मतलब नाउज बिल्ला, अल्लाह माफ करे, पार्लियामेंट के अंदर तो इस किस्म के खुराफात लोगों ने कहे कि पैगंबरी का दावा करवा दिया कि किसी ने इन्होंने कंडेम नहीं किया। तो उसका रीजन ये है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इनके पास, कि मजहबी मजबूरी भी इन लोगों की हमारे पास है, सियासी भी हमारे पास है, और इकॉनमी भी सारी हमारे पास है, पैसा भी सारा हमारे पास है। इनको जहां पे भी मरना होगा आएंगे हमारे पास ही। तो ये एक बड़ा मोटे तौर पर ये 3 नुक्ते हैं जो इनके जहन में है, और उसी वजह से इन लोगों की बात क्यों देते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो कम्युनिटी है वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में IAS ऑफिसर भी, KAS ऑफिसर भी, बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो जब इतना सब कुछ जो है लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो फिर भी वोट क्यों कास्ट करते हैं इन्हीं लीडरों? तफसीर कुरान नहीं पढ़ती ये कम्युनिटी ना, कहाँ से पढ़ेगी? बड़ी मुश्किल से थोड़े से लोग पढ़े, वो अंग्रेजी पढ़ने लगे। अगर इस कौम ने तफसीर कुरान पढ़ी होती 2-3 लोगों की, तो 2-3 तफसीर कुरान पढ़ने के बाद इनको समझ आता कि कल कयामत के रोज हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे, उनके साथ उनकी उम्मत भी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर नबी हैं, वो भी होंगे, उनकी उम्मत भी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया कराम हैं, ये वो सब के सब होंगे, सबके साथ अपनी अपनी उम्मत होगी। झंडा किसी के पास नहीं होगा, झंडा होगा सिर्फ जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्हीं के झंडे के नीचे ये तमाम अंबिया कराम आ जाएंगे अपनी अपनी उम्मतों के साथ। लेकिन यहाँ पे मियाँ साहब के एक सपोर्टर ने ये तक कह दिया कि कल कयामत के दिन हम बाबा के झंडे के नीचे से उठेंगे, यानी कि बाबा का झंडा अलग से होगा। तो किसी भी मौलवी ने ये जुर्रत नहीं की कि इसकी तरदीद कर दें। खुद मियाँ साहब ने तो नहीं करनी थी, क्योंकि उनको मजा आने लगा कि ये दावाए पैगंबरी कोई दे रहा है तो देने दो, तो आखिरी पैगंबर होने का। अच्छा, फिर अगर सबकी अपनी अपनी है, वहां पे पैगंबरों को झंडे की इजाजत नहीं है, तो बाबा को कैसे? अब बाबा की अपनी अलग पार्टी तो है नहीं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक साहब बोलते हैं एक जलसे में, एक आसाराम बापू के यूट्यूब पे आप सर्च करें, आसाराम बापू के प्रोग्राम में जाके बोलते हैं कि मैं जनाब बापू जी मैं आपका मुरीद हूं। फारूक अब्दुल्ला आसाराम बापू का मुरीद, जो आसाराम बेचारा अभी रेप के चार्ज से बाहर आया है, उसका मुरीद है फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी के झंडे के लिए बोल रहे हैं कि कल क़यामत के दिन हमारा झंडा अलग होगा। तो इसको फिर आप बोलते हैं कि वोट क्यों नहीं देंगे? वोट आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है, लोगों को ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं हमारे ट्रेडिशनल से, ये नए लीडर किसी को पनपने नहीं देते, किसी से नए आइडिया को नहीं पनपने देते। क्योंकि मैंने कहा ना, आइडिया ऑफ इनको जमहूरी आइडिया ऑफ जो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं पता है। बिल्कुल तालिब साहब, हमेशा बताया जा रहा है कि तालिब जो है कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा उठाता है जब भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अंदर कोई मामला सामने आता है, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी को गुमराह करने की भी कोशिश करता है। मैं बिल्कुल फायदा उठाऊंगा, मेरे लोगों के साथ ज्यादती होगी, बिल्कुल फायदा उठाऊंगा। कठुआ के अंदर जब मासूमा को कत्ल किया गया, मैंने उस पर बात की, क्या फायदा उठा लिया? मैंने घर बना लिया। महर अली साहब, मियां अल्ताफ साहब के बेटे हैं, खरबों की गाड़ी है उनके पास, मैंने कोई गाड़ी खरीदी? मुझे उस वक्त ऑफर कर रही थी गवर्नमेंट, मुझे ऑफर कर रही थी बीजेपी, मुझे ऑफर कर रहे थे वो लोग जो जेल में हैं आज, वो सारे खरबोंपति अमीर तरीन लोग हैं, चंदा करके दे रहे थे मुझे करोड़ों में रुपए दे रहे थे। मैंने सौदा किया? अब बताइए मैंने क्या फायदा उठाया? और टोपी पीर में लोगों की कत्ल कर दिया, आपने बात नहीं की। अगर आपने दुआ भी मांगी है तो चुपके चुपके दुआ मांगी है, आप ऊंची आवाज में दुआ भी नहीं मांगते। वजह कि आपको लगता है कि आपका सिस्टम आपसे खफा हो जाएगा। आज हम लड़ रहे हैं, हम फाइट किए वहां पे, आर्मी के खिलाफ हमने बात की, वहां पहुंचा, मैंने काम किया वहां पे। आप उसके बाद मुझे बताइए, वो मुझे बताइए, आज अगर मक्खनदीन भाई को मार दिया गया वहां पे मैं पहुंचा, मेरे पास 50 के करीब ऐसे लोग हैं, उनकी लिस्टें मेरे पास मौजूद है, उनके बयानात मेरे पास दर्ज हैं, जिनको जेलों में फेक केसेस के अंदर डाला हुआ है। मैं फायदा उठा रहा हूं। एक मासूम बेचारी औरत जिसके पाँव में मर्दों वाले जूते हैं, वो दिन भर अपनी भेड़ बकरियों के साथ होती है, उसका बेटा जेल में मिलिटेंसी। सियासी फायदे के लिए तालिब ये मैं क्या हूं? मैं MP बन गया क्या सियासी फायदा लेके? मैं MLA बन गया, मैंने कोई कोठी खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद ली? महर अली साहब की तरह, महर अली साहब ने, पता है आपको क्या है, सोनामर्ग के अंदर जो जोजिला टनल बन रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा ठेका मियां महर साहब का है।
कहां से पैसा आया? इसी बिरादरी का है ना। मैंने क्या किया? आसिफा को बेचा? मैंने क्या किया? मक्खन भाई को बेचा? हमने क्या किया? टोपी पीर के लोगों को बेचा क्या? हमने किसी की बात को किया? हम खुदा के फजल से सिर्फ एक के सामने जवाब दे हैं, वो हमारा रब्बुल इज्जत। हमारे पीर साहब हैं, पीर की हैसियत से हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन चूंकि आप लीडर भी हैं, मगर तनकीद क्यों हो रहा है? तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे लीडर भी हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। बात क्यों नहीं करते वो पार्लियामेंट में?